प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम भारत में जो दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया पर बात करेंगे। और भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसके क्या प्रमुख लक्षण या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की दलीय व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तो तीन बड़े विद्वानों ने भारत की दलीय व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख नाम आता है रजनी कोठारी का। रजनी कोठारी एक बड़े विद्वान रहे हैं जो CSDS के संस्थापक भी रहे हैं, और उन्होंने भारत में दलीय व्यवस्था पर बहुत गहन अध्ययन और विश्लेषण का कार्य किया। खासकर जो कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व वाला शासनकाल था उस पर रजनी कोठारी ने काफ़ी विश्लेषण किया, और कांग्रेस प्रणाली नाम का एक नया शब्द भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में दिया, जिस पर हम समय पर चर्चा करेंगे। दूसरे विद्वान जिन्होंने भारत की दलीय व्यवस्था का विश्लेषण किया है वह है मॉरिस जोन्स, और तीसरे विद्वान है मायरन विनर। दलीय व्यवस्था जो भारत में रही है उसके लक्षणों या विशेषताओं को अगर हम देखें तो आप सब जानते हैं कि भारत की जो दलीय व्यवस्था है वह मुख्यतः बहुदलीय व्यवस्था है। मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में। आज जब से ब्रिटिश शासन के दौरान हम 1885 में 29 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से ही हम भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत मान सकते हैं। और अगर तब से हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस जरूर एक दलीय प्रभुत्व रखने वाला दल था। सारा राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्वयं कांग्रेस के भीतर बहुत सारे राजनीतिक समूह थे और कांग्रेस के इतर भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे, जिनमें खासकर मुस्लिम लीग एक बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप था, पॉलिटिकल पार्टी थी भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के समय। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये एक बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस कृषक प्रजा पार्टी एक अलग दल था। इसके अलावा वामपंथी दल का उदय भी भारत में हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का उदय भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ। इसके अलावा भी जनसंघ का उदय हुआ, और कई छोटे छोटे राजनीतिक दल जो हैं वह राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही थे। आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 1967 तक तो हम कांग्रेस का एक छत्र शासन देखते हैं, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के अलावा भी राज्यों के अंदर जैसे केरल में वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, एमएस नंबूद्रिपाद की सरकार थी, और बाद में बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। इसके अलावा दूसरे छोटे छोटे राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी और कई दूसरे राजनीतिक दलों का उदय भी उस समय होने लगा था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, उनकी सीमित क्षेत्र था जहाँ तक वो सीमित रहे। दक्षिण में कई सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा था, लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व टूटा। 1977 में जनता दल के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी, और फिर बाद में हम देखते हैं कि ये जितने छोटे छोटे समाजवाद के नाम पर जो दल बने थे वो कई ग्रुपों में, कई अलग अलग भागों में विभक्त हो गए। फिर 90 के दशक में आकर हम देखते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी टूटन होने लगी, और कांग्रेस के भीतर भी कई सारे दल उदित हुए। तो एक ऐसा 90 के दशक के बाद एक ऐसा सिनेरियो भारत के पॉलिटिकल राजनीतिक क्षितिज पर देखते हैं, जिसमें कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व खत्म होता है, भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। इसके अलावा वामपंथी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी दल, यूपी में दलित राजनीति करते हुए
जो है बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है, समाजवादी दल का उदय होता है। जो जनता दल था वह कई भागों में, जनता दल, सेक्युलर, बीजू जनता दल, ऐसे कई भागों के अंदर बट गया। दक्षिण के अंदर जो है तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक और टीआरएस, टीडीएस, कई सारे राजनीतिक दल हो गए। शिवसेना जैसे दल, अकाली दल जैसे दल जो धर्म के नाम पर गठित हुए, वह भी क्षेत्रीय दलों के रूप में, प्रमुख क्षेत्रीय दलों के रूप में उभरने लगे। तो कुल मिलाकर भारत में एक बहुदलीय प्रणाली लगातार विकसित होती चली गई। अब ये दूसरी महत्वपूर्ण लक्षण भारत की राजनीतिक दलीय व्यवस्था का यह है कि उसमें एक स्पष्ट विचारधारा का अभाव दलों में पाया जाता है। हालांकि भारत के जितने राजनीतिक दलों को आप देखेंगे, उन राजनीतिक दलों में ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो एक समझातीय स्वरूप लिए हुए हैं, या जैसा रजनी कोठारी ने ये लिखा है भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में कि चूँकि भारत में जो आरंभिक रूप में राजनीतिक दलों का गठन हुआ वह मुख्यतः समाज के पढ़े लिखे तबके से आया और समाज के मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे तबके से आया, इसलिए उनकी वैचारिक सोच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। न्यूनाधिक रूप से अगर आप देखें तो सारे ही राजनीतिक दल समाजवाद का राग अलापते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के या आर्थिक प्रश्नों पर कुछ दलों को अपवाद के रूप में अगर हम छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा अंतर राजनीतिक दलों की विचारधारा में नहीं है। सभी दल समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाते हैं या पूंजीवाद की ओर जाते हैं। तो एक स्पष्ट विचारधारा भारत के राजनीतिक दलों में नहीं पाई जाती है। हालांकि विचारधारात्मक अंतर सेकुलरिज्म को लेकर के और दूसरे कई प्रश्नों को लेकर के ज़रूर थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन वो एक महीन रेखा है जिसे हम दलों के बीच में खींच सकते हैं। ज़्यादातर दलों में जो है हाईकमान जिसे कहा जाता है, व्यक्तित्व का महिमा मंडन हुआ है। एक व्यक्ति हावी रहा है, चाहे वह कांग्रेस के भीतर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो या अन्य राजनीतिक दलों के भीतर हो। अगर हम वामपंथी दलों को एक अपवाद के रूप में छोड़ दें तो ज़्यादातर दलों में का नेतृत्व किसी या दारोमदार जो है वो किसी व्यक्तित्व के रूप के पास ही रहा है। जैसे शिवसेना में बाला साहब ठाकरे थे, या उसके बाद उद्धव ठाकरे आ गए, या कांग्रेस में गांधी परिवार का हम वर्चस्व देखते हैं, या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अगर हम देखें तो अन्ना द्रमुक में काफ़ी लंबे समय तक एन.जी. रामचंद्रन और उसके बाद जयललिता का वर्चस्व रहा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो द्रमुक है उसमें करुणानिधि का वर्चस्व रहा। तो इसी तरह से बिहार में अगर हम चले जाएं तो जनता दल सेक्युलर जो है नीतीश कुमार का वर्चस्व रहा, या अकाली दल में हम चले जाएं तो बादल परिवार का वर्चस्व रहा। तो एक कुछ व्यक्तित्व जो हैं वो दलों के ऊपर हमेशा हावी रहे हैं। फिर इनका समजातीय स्वरूप है। जैसा मैंने कहा कि ये जो जितने भी राजनीतिक दल आए हैं उन दलों की ये नेता या नेतृत्व जो उभर करके आया है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से आया है, या फिर जो गहरे बैठे हुए राजनीतिक सामंती परिवार हैं उनसे वो व्यक्ति आया है। इसलिए इनके अंदर वैचारिक अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता, ये एक से ही समजातीय स्वरूप लिए हुए हमें दिखते हैं। फिर भारत में जो राजनीतिक दलों का गठन हुआ है वह पारंपरिक विभाजनों के आधार पर हुआ है। हमारे समाज का जो पारंपरिक विभाजन है हम सब जानते हैं, वह या तो जाति के आधार पर है, या वह धर्म के आधार पर है, या कहीं कहीं वह भाषा या क्षेत्र के आधार पर है। तो भारत में जो दलों का गठन हुआ है वह इन्हीं पारंपरिक विभाजनों के आधार पर हुआ है। जातीय आधार पर जो है राजनीतिक दल बने हैं, या उनका आधार प्रमुख रूप से धार्मिक रहा है, धार्मिक आधारों पर राजनीतिक दल गठित हुए हैं, भाषाई आधार पर हुए हैं, क्षेत्रीय आधारों पर हुए हैं। और इनके बीच की जो राजनीति है, जैसा मैंने कहा कि कोई स्पष्ट वैचारिक समझ कोई वाली राजनीति ना होकर के इन पारंपरिक विभाजनों के आधार पर परस्पर
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये राजनीतिक दल करते रहे हैं। भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर हम राष्ट्रीय राजनीति को छोड़ दें तो जो राज्यों की राजनीति है, उस राज्य की राजनीति में हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल अपना प्रभुत्व रखता है। राष्ट्रीय राजनीति में एक लंबे समय तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हम देखते हैं। लेकिन इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भी 1990 के बाद की अगर हम राजनीति देखें तो केंद्र में भी सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत का अभाव 90 के दशक के बाद देखा गया और ऐसे में चाहे वह कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो, उन्हें सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ा है। तो भारत की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। फिर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इन राजनीतिक दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा कि कोई एक प्रभावशाली व्यक्तित्व या परिवार है जो राजनीतिक दलों पर हावी रहता है और वह जो कह देते हैं पूरा राजनीतिक दल और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वह केवल उस परिवार या उस व्यक्तियों के कहने पर ही चलते हैं। आंतरिक रूप से इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि दलों की जो नीचे की शाखाएं हैं उनमें चुनाव होता हो, नेता का चुनाव होता हो, नेतृत्व चुना जाता हो। ऐसी इंटरनल डेमोक्रेसी अगर आप केवल कम्युनिस्ट पार्टियों को अपवाद के रूप में छोड़ दें या कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं अपवाद के रूप में छोड़ दें तो एक इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव जो है वह भारत के राजनीतिक दलों में हमें देखने को मिलता है। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। भारत की दलीय व्यवस्था में भले ही बहुदलीय व्यवस्था है लेकिन वह ये जो बहुदलीय व्यवस्था में जो अधिकांश पार्टियां होती है वो सत्ता के लिए इतनी लालायित होती है कि वह सत्ता के साथ लग जाती है। जो बड़ा दल सत्ता या सरकार बनाने जा रहा होता है, छोटे दल उसके साथ लग जाते हैं। ऐसे में एक प्रभावशाली विपक्ष का निर्माण नहीं हो पाता है। एक लंबे समय तक तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा और ज़्यादातर जो सीटें थी वो कांग्रेस के पास आती थी, उसी का राजनीतिक वर्चस्व रहा। एक लंबे समय तक विपक्ष का अभाव भारत की राजनीति में रहा। उसके बाद 90 के दशक में जरूर विपक्ष सुदृढ़ हुआ, लेकिन वह विपक्ष जो सुदृढ़ हुआ वह भी क्योंकि वैचारिक स्पष्टता नहीं होने के कारण से वैचारिक आधार पर सत्ताधारी दल का बहुत प्रखर विरोध नहीं कर सका है। फिर भारत की राजनीति में एक बड़ी बीमारी जो दलों में है वह है दल बदल। हम सब ये रात दिन देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि राजनीतिक जो नेता होते हैं वो चुने जाने के बाद दल बदल करते हैं और इसीलिए दल बदल कानून लाना पड़ा। 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में लानी पड़ी, दल बदल कानून बनाना पड़ा। फिर भारत की राजनीतिक दलों में वंशवाद पाया जाता है। जैसा मैंने कहा अधिकांश दलों में कोई ना कोई परिवार हावी होता है और वह परिवार के आधार पर चलता है। और ये आप आरोप केवल किसी एक दल पर नहीं लगा सकते, सभी दलों के अंदर वंशवाद है। सब दलों में आपको ये वंशवाद प्रखर रूप में या प्रचुर रूप में मिल जाएगा। फिर भारत में ज़्यादातर मतदाता जो है वो इस तरह से वोटिंग करता है कि किसी एक दल के पक्ष में वोट करता है और एक दलीय प्रभुत्व भारत में पाया जाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि एक लंबे समय तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, उसके बाद छोटी छोटी दूसरी पार्टियों का उभार हुआ, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जब हम अब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहा है तो कोई एक दल जो है वो हावी होता है और दूसरे दल नगण्य हो जाते हैं। फिर इन दलों में आंतरिक गुटबंदी पाई जाती है। दलों के भीतर भी कई सारे गुट होते हैं और ये इसीलिए दलों के भीतर दल बदल की नौबत आती है। दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होने के कारण से जो नेता दल की नीतियों से या दल के नेता की नीतियों से या दल के नेता के कार्यक्रमों से या कृत्यों से असंतुष्ट हो जाते हैं वह दल के भीतर अपना अलग गुट बनाने लगते हैं। इसलिए एक ही दल के भीतर आप कई गुट जो है हम भारतीय दलीय व्यवस्था में देखते हैं।
फिर भारत की दलीय व्यवस्था में केवल जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, संगठित राजनीतिक दल हैं, केवल वह ही अस्तित्व में नहीं रखते, निर्दलीय भी बड़ी मात्रा में जीत करके भारत के चुनावों में आते हैं, और निर्दलियों का अस्तित्व भी भारत के अंदर हम हमेशा हर चुनाव में देखते हैं। ज़्यादातर समाजवादी प्रवृत्ति, ज़्यादातर राजनीतिक दल, जैसा मैंने कहा कि वह समाजवाद की नीतियों को फॉलो करते हैं। नीति समाजवाद पे चले ना चले, वो एक व्यवहारिक राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो न्यूनाधिक रूप से समाजवाद का पक्ष लेते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, गरीबी हटाओ जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, गरीबों को का हितैषी अपने आप को घोषित करते हैं। फिर इन राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम और नीतियां हैं वो अनिश्चित सी है, वो इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि कोई दल के एक स्पष्ट वैचारिक आधार आप नहीं मान सकते। कोई दल पहले किस नीतियों पर चल रहा होता है और फिर समय बदलने के साथ अपनी नीतियों को बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्तित भी कर लेता है। इसलिए भारत के राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और नीतियों में बड़ी अनिश्चितता पाई जाती है। कुछ वैचारिक दल जिनमें मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, वामपंथी पार्टियों को आप छोड़ दीजिए, अन्यथा या कुछ हद तक आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में कुछ हद तक बात कर सकते हैं कि वह उनकी कुछ निश्चित नीतियां और कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर वो चलते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके कार्यक्रमों और नीतियों में कोई हम अनिश्चितता पाते हैं, उनमें कोई एक निश्चित विचारधारा का अभाव हम हमेशा देखते हैं। तो ये हमने आज भारत के राजनीतिक दलों की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनके बारे में जिक्र किया। थैंक यू वेरी मच।